नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चलें कि लखीमपुर खीरी कांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। यहां आपको बता दें कि तिकुनिया कांड के मुख्य गवाह पर हमला कर दिया गया है। एक जानलेवा हमला की जानकारी सामने आई है तिकुनिया कांड से जुड़े, और इस बीच मुख्य गवाह पर और उसके भाई पर तलवार से हमला कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आशीष मिश्रा पर इस हमले का आरोप लगाया जा रहा है और मुख्य गवाह के भाई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते चले कि जो मुख्य गवाह है तिकुनिया कांड का, उस पर हमला किया गया है। प्रभजोत सिंह और उसके भाई सर्वजीत सिंह पर यह हमला किया गया है और जो परिजन है अब वो आरोप लगा रहे हैं कि आशीष मिश्रा के समर्थक या आशीष मिश्रा की तरफ से यह हमला करवाया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है तिकुनिया कांड से जुड़ी। लखीमपुर खीरी में जब किसान आंदोलन के दौरान कुछ किसानों को एक गाड़ी से रौंद दिया गया था, उसी पूरे मामले में अब जल्द ही सीजीआई की पूरी बेंच सुनवाई करने जा रही है। ट्रायल शुरू होने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो मुख्य गवाह है उस पर हमले की खबर सामने आई है। यह आपको बता दें कि मुख्य गवाह और उसके भाई पर हमला किया गया है। जानलेवा हमला है। दोनों की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपक गुप्ता हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, आपसे समझना चाहेंगे कि वहां पर क्या स्थिति इस वक्त है और क्या परिजन क्या कह रहे हैं अब? मैम, किसानों में काफी रोष बढ़ गया है। अभी जो है प्रभजोत सिंह पर जो है जानलेवा हमला किया गया था। एक पार्टी में जा रहे थे, वहां पर जो है लगभग 10 से 12 लोग तलवार लेके आए और जो है उनके छोटे भाई और उन पर जो है जानलेवा हमला कर दिया। तो क्या इस वक्त उनके साथ उस दौरान कोई और भी मौजूद था जो इस बात की पुष्टि कर सके कि वो लोग जो जानलेवा हमला करने आए थे वो इस केस से जुड़े किसी मामले में आए थे या फिर कोई पुराना उनका आपसी रंजिश का विवाद का मामला था? मैम, उन्होंने आरोप लगाए हैं, जो है आशीष मिश्रा उनके करीबियों पर आरोप लगाए हैं उन्होंने। तो दीपक, अब क्या कुछ मांग की जा रही है परिजनों की तरफ से और वहां पर स्थिति कैसी देखने को मिल रही है इस वक्त? मैम, परिजनों की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था की मांग की जा रही है। अभी हो सकता है वो सारे लोग जो है यहाँ जो जिला मुख्यालय पर जो है कप्तान ऑफिस आकर के जो है ज्ञापन भी देंगे। तो जिस तरीके से हमला हुआ है, हम चाहेंगे कि आप बताएं कि उन दोनों की हालत इस वक्त कैसी है, प्रभजोत सिंह और उनके भाई सर्वजीत सिंह की? मैम, उन लोगों पर जानलेवा हमला हुआ है, काफी नाजुक हालत है, उनको जिला अस्पताल में जो है भर्ती कराया गया है। तो डॉक्टर्स की तरफ से क्या कोई अपडेट सामने आई है कि कितनी जल्दी वो बेहतर हो जाएंगे? क्योंकि ट्रायल अभी जल्द ही शुरू होने जा रहे हैं और ऐसे में उनकी गवाही काफी महत्वपूर्ण है और ऐसे में काफी अहम हो जाता है कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था पर भी ध्यान दिया जाए। जी मैम, सुरक्षा व्यवस्था के लिए वो मांग करने के लिए आ रहे हैं सभी लोग। तो किसानों का एक जुत्था आ रहा है। मैम, अभी जो है उनकी तबीयत ठीक होने में लगभग अभी डॉक्टर कुछ नहीं कह पा रहे हैं। डॉक्टरों से अभी मैम बात नहीं हो पा रही। तो सुरक्षा के लिहाज से आपसे पूछना चाहेंगे कि क्या वहां पर पुलिस बल मौजूद है? उनकी सुरक्षा के लिहाज से क्या दोबारा भी हमला हो सकता है, क्योंकि आशंका ये भी है? तो ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिहाज से वहां पर क्या व्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं दीपक? मैम, सुरक्षा को लेकर जो है निगासन सीओ जो है खुद जो है मौजूद है मौके पर। जी दीपक, धन्यवाद इस जानकारी के लिए। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि जो मुख्य गवाह हैं तिकुनिया कांड के, उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया है और इस पूरे प्रकरण को लेकर फिलहाल पुलिस प्रशासन भी हड़कंप में है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दोनों ही मरीज जो घायल इस वक्त अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराए गए हैं, उनकी सुरक्षा में प्रशासन लगा हुआ है। जल्द ही ट्रायल शुरू होने जा रहे हैं और फिलहाल उनकी हालत जो है काफी नाजुक बनी हुई है। और अब रुक करेंगे बुलंदशहर का, जहां शिकारपुर भगत सिंह चौक पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत और भगत सिंह यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर दिया है। इस बीच 3 सूत्रीय मांगों को लेकर एक ज्ञापन एसडीएम को सौंप दिया गया। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इनकलाब जिंदाबाद, युवा एकता जिंदाबाद और भगत सिंह यूनियन जिंदाबाद के नारे भी लगाए। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि इस बीच जमकर सरकार के जमकर नारे लगाते हुए भगत सिंह यूनियन के पदाधिकारी संजीव तोमर ने बताया कि लगभग 1 साल से शिकारपुर के खेल मैदान को लेकर आने को बाहर तहसील प्रशासन को ज्ञापन दिया गया है।
पर कोई उचित समाधान नहीं हो पाया अब तक। और खेल मैदान की जमीन निर्धारित करने को लेकर युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए शिकारपुर में सरकारी लाइब्रेरी का निर्माण कराए जाने को लेकर तहसील में वो आए हैं और युवाओं से EWS जैसे तमाम बनवाने के नाम पर ठगी करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर ऐसी तमाम मांगों को लेकर यह ज्ञापन सौंप दिया गया है। और ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन था, यानी अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं, अभी भी ये मतलब खुला हुआ है कि मांगे नहीं मानी जाएंगी तो ये प्रदर्शन फिर आगे जारी रहेगा और तब तक चलेगा जब तक नहीं मानी जाएंगी। आज हम अल्प समय के लिए केवल इसको रोक रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं। सोमवार तक का समय SDM साहब ने मांगा है और हमारी 3 मांगे हैं इसमें। तीनों मांगे युवाओं के लिए है, समाज के लिए है, कोई राजनीतिक मांग इसमें नहीं है। पहली मांग है युवाओं के लिए खेल का मैदान। हम युवाओं के लिए खेल का मैदान चाहते हैं जिसमें वो देश के लिए तैयारी कर सकें, अपने देश की सेवा कर सकें, क्योंकि आए दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार को लेकर सख्त हैं। इसी को लेकर सभी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त हिदायत भी दी गई है कि निर्माण और विकास कार्य में किसी तरह की अनियमितता या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी काम गुणवत्ता के साथ समय सीमा के अंदर ही पूरा करने के भी साफ निर्देश है। लेकिन कुछ भ्रष्टाचारी चंद रुपयों के चलते अभी भी इन आदेशों को दरकिनार कर अपना कारोबार चला रहे हैं। सरकार की जीरो टॉलरेंस पर पलीता लगाने का काम ये अधिकारी कर रहे हैं और इसका ताजा सबूत अब आपको तस्वीरों में दिखा दें। यह मामला है रुद्रपुर का, दीवान बाजार के पास का, जहां पर लाखों की लागत से एक पुलिया का निर्माण किया जा रहा था। लेकिन इसी बीच ढलाई के एक ही दिन बाद यहां पर यह पुलिया भरभरा कर गिर गई है। तस्वीरों में देखकर समझा जा सकता है कि यह पुलिया किस तरह से ध्वस्त हुई है। और यह पुलिया एक ही दिन पहले इसका जो कार्य है इस तरह से किया जा रहा था और एक ही दिन में ये इस तरीके से भरभरा कर गिर गई है। गनीमत ये रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, वरना जान माल का नुकसान हो सकता था। लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि यहाँ पर जो निर्माण कार्य है वो पूरी तरीके से मानक के विपरीत किया जा रहा है, घटिया सामग्री का प्रयोग हो रहा है और इसी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। पुलिया भरभरा कर इस तरह से गिर गई है। 3 दिन से काम स्टार्ट है। कल इसका स्लैब ढाला गया और आज रात में ये टूट गया। पूरा भ्रष्टाचार का जड़ है ये। किस तरह का निर्माण हो रहा था, कैसा? ये अवैध कब्जा हो रहा था एक तौर से माना जाए, क्योंकि लोग बता रहे हैं कि ये चौड़ीकरण हो रहा है, लेकिन जहाँ तक हमें लगता है ये जो है अवैध दुकान बनाने के लिए स्लैब ढाला जा रहा था। ये क्या सरकारी जमीन है? ये तो नाले की सरकारी जमीन है। ये यहाँ पे और भी अवैध कब्जा किया गया है? बहुत अब कब्जा किया गया, यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा अवैध कब्जा है। किसके द्वारा बनाया जा रहा था? ये ठेकेदार के द्वारा बताया कि ठेकेदार का संज्ञान में नहीं है, क्या नाम है आप लोग के द्वारा पता ही चल जाएगा। ये क्या आपको ये संज्ञान में कि ये सरकारी निर्माण हो रहा था या प्राइवेट? इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, जहाँ तक हमें ये प्राइवेट हो रहा था। देखिए, अभी ये वार्ड नंबर 40 है और इसके पार्षद उजैर अहमद जी हैं, जो सपा के लगभग 2 या 3 बार से पार्षद रहे हैं। उनके अंडर में ये काम चल रहा था। इन्होंने कोई अल्ताफ हुसैन नाम के आदमी को या किसी को इन्होंने ठेका दिया हुआ था। अब वो ठेका ऐसा दिया है कि नाले के बगल की ज़मीन है और नाले के ऊपर की है। अगर ये रोड होता तो क्या हाल होता, आप देख रहे हैं। अच्छा खासा स्थिति है और ये लोहे का जाल लगाने के बाद भी नीचे क्या सपोर्ट था क्या नहीं था, पूरा गिर गया है ये। अगर ये रोड का काम होता और जनता इसमें गिर जाती तब क्या होता। इस सरकार में और सपा सरकार में इनके जो पार्षद हैं सारे गलत तरीके से केवल पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। ठेकेदारों के हाथ में ठेकेदारों के हाथ में दे करके ठेका और उनसे केवल माल उगाई का काम कर रहे हैं। और इस सरकार में और सपा सरकार में कोई लाभ नहीं हो रहा है। यहाँ के जो पार्षद हैं उजैर अहमद जी, ये भी यहाँ पे अभी तक आए नहीं हुए हैं, न मामला देख रहे हैं न अपनी व्यवस्थाएं। 4 मीटर चौड़ा एक दीवार से दीवार, ये सब बीम मारा जाएगा, ये बीम मारा जाएगा। एक दीवार तोड़ के नीचे से ढलैया होगी, ये भी पूरी होगी, वो भी पूरी। इस तरह से ढलाई करके नीचे से बेड बना के नीचे गिट्टी डाल के उसके ऊपर ढलाई होगी। ढलाई होने के बाद तब दीवार चलेगी, फिर उसके बाद ढलैया। अभी ये ध्वस्त हो गया है, धराशायी हो गया है, क्या कारण रहा है? ये कारण ये है कि बल्ली पर से देखे न सब सही थी, अंदर से खोखलियों के अंदर कोई जानता है क्या है। ये सही बात यही है। आप कब से ठेकेदारी कर रहे हैं? अरे हम करीब 20-22 साल से। तो 20-22। और अब रुक करेंगे कानपुर देहात की ओर, जहां पर स्टेट GST की टीम और व्यापारियों के बीच झड़प हो गई है। दरअसल लगातार छोटे व्यापारियों के संस्थानों पर छापा मारा जा रहा है और इसी से गुस्साए हुए व्यापारियों ने GST के अधिकारियों और कर्मचारियों को घेर लिया है।
जीएसटी टीम आज आपको बता दें कि गरीब अंडे वाले, ठिलिया वाले और सब्जी बेचने वालों के यहाँ पर भी छापेमारी की जा रही थी और जीएसटी टीम को अकबरपुर के व्यापारियों ने इस बीच धक्के मारकर वहां से भगाया है। जीएसटी टीम की छापेमारी से व्यापारियों में भी आक्रोश है। संस्थान बंद होने के चलते गुस्साए व्यापारी मारपीट पर आमादा हो चुके हैं। बिना निर्धारित मानक के जीएसटी के अधिकारी यहाँ पर छापेमारी कर रहे हैं। इस तरह के आरोप भी लगातार सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि बिना जानकारी के छापेमारी हो रही है और इससे अब जो व्यापारी हैं वो बेहद ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं। तस्वीरों में हम आपको दिखा दें, जो समझने के लिए आसान है कि यहाँ पर जो व्यापारी संघ है पूरा इकट्ठा हो चुका है, एकजुट हो चुके हैं तमाम व्यापारी और इसमें छोटे बड़े सभी तरह के व्यापारी मौजूद हैं और जीएसटी टीम का पुरजोर विरोध किया जा रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है कि बिना किसी उनको जानकारी के और अवैध तरीके से इस तरह से छापेमारी की जा रही है, जानबूझकर परेशान किया जा रहा है व्यापारियों को और व्यापारियों की वजह से जिस तरीके से उन्हें समस्याओं से जूझना पड़ रहा है उसके खिलाफ यहाँ पर व्यापारी अब आक्रामक हो चुके हैं। यहाँ आपको बता दें कि राजस्व का नुकसान हो रहा है उन्हें, कई दुकानें कई दिनों से बंद हैं और जिन व्यापारियों की यहाँ छापेमारी करनी है उन्हें पहले नोटिस दिया जाए ये कहा जा रहा है और उसके बाद जांच करें। साथ ही व्यापार मंडल के पदाधिकारियों को साथ लाने की भी यहाँ पर बात की गई है। जनता में इतना भय व्याप्त कर दिया जीएसटी की छापेमारी की वजह से कि सारा व्यापारी आक्रोशित है और अपनी दुकानें बंद किए हुए। इनका कोई मानक नहीं है। ये जो मानक है तो उनको अवगत कराना चाहिए व्यापारियों को, किसके यहाँ छापा पड़ेगा, किसकी शिकायतें हैं। बिना शिकायत के शिकायत पे जा रही, सत्यता की शिकायत पे जा रही, लेकिन लोगों में इतना भय व्याप्त है पूरी मार्केट बंद हो जाती है। जिले की पूरी मार्केट बंद है 4 रोज से। जाते एक कस्बे में 10 कस्बों में भगदड़ मच जाती है और किसी के दुकानदारों को चोर खा रहे हैं, कस्टमर चोर खा रहे हैं। शटर गिराया जाता है, किसी छत में सर में लगता है, किसी पैर में लगता है। इनको अगर जाना है तो सूचित करके जाएं, डिवीजन को ले लें, व्यापार मंडल संगठन को ले लें, उसमें जन आक्रोश न हो। सारे व्यापारियों में जन आक्रोश है और राजस्व की भी हान हो रही है। सत्यता ये है कि राजस्व की हान, जब व्यापार में हो राजस्व की हान होगी। जो चिन्हित हैं उनको डिवीजन कम से कम सूचना देकर के। और लखीमपुर खीरी शहर के युवराज दत्त महाविद्यालय में छात्रों का जमकर हंगामा देखने को मिला है। यहाँ कॉलेज परिसर के बने हुए छज्जे पर चढ़कर इन छात्रों ने प्रदर्शन किया है। तस्वीरों में देखकर समझा जा सकता है कि यहाँ पर ये छात्र कितने ज्यादा आक्रोशित हैं अपनी मांगों को लेकर और छज्जे पर चढ़कर ये तमाम छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि विद्यालय प्रशासन के मनमाने रवैये से नाराज हैं छात्र। कॉलेज के तमाम छात्रों ने बताया है कि यहाँ पर ये बैठने की सैलरी लेते हैं जो यहाँ पर अध्यापक और जो अधिकारी हैं। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जो टीचर हैं जो पढ़ाते नहीं हैं उनका विरोध हो रहा है। छज्जे पर चढ़कर ये हंगामा काटा गया और काफी देर तक ये हंगामा चला है। बता दें कि लखीमपुर खीरी किसान प्रदर्शन मामले को लेकर भी इन छात्रों ने मुद्दा उठाया है, क्योंकि इस दौरान करीब 22 नामजद और 26 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया। श्यामू समेत 5 लोगों को 14 दिन के लिए भी जेल भेज दिया गया है और 6 लोगों को शांति भंग की आशंका में पाबंद किया गया। इस बीच एबीवीपी के छात्र आक्रोश में हैं और कल लखीमपुर में किसानों पर जो लाठीचार्ज किया गया वो भी सामने आया है और इस पर सपा ने ट्वीट कर कहा है कि किसानों पर अत्याचार कर रही है यूपी पुलिस। और इसी बीच अब छात्र भी मैदान में उतर आए हैं। साथ ही साथ महाविद्यालय पर अनियमितताओं का भी आरोप लगाया जा रहा है। और शिंदे गुट के प्रवक्ता किरण पावस्कर ने मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर स्याही फेंकने वालों पर कार्रवाई की मांग उठा दी है। उन्होंने कहा है कि भड़काने वाले नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए और जिससे कि आगे से इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। चंद्रकांत दादांसारख्या सिनियर माणसाला ज्यांनी महाराष्ट्राचं प्रांताध्यक्ष भाजपाचं घोषवलेलं आहे, सिनियर मंत्री आहे, त्यांनी आपलं वक्तव्य काय होतं आणि कशासाठी होतं याचा विपर्यास करून काही नेते मंडळींनी, इतर पक्षाच्या नेते मंडळांनी, विरोधी पक्षातल्या नेते मंडळींनी त्याला कसं मोठं हे करायचं आणि लोकांची माती कशी भडकवायची त्याच्यातला प्रकार आहे। आणि माती भडकवून भाषण करणारे म्हणजे खंजीर, त्याच्यानंतर तलवार, हात काढून टाका, मुळासकट उघडून टाका, ही जी भाषणं देणारी आहेत त्याच्यातनं झालेला हा प्रकार आहे।
आणि या प्रकाराला कारणीभूत असणारे नेते हे फक्त शाही फेक करणारा एक माथेफिरू असेल त्याच्यावर कारवाई करून चालणार नाही, तर अशा प्रकारची भाषणं करणारे जे आहेत आणि जी लोकांची माथी भडकवत आहेत, फक्त आपलं सरकार गेलंय म्हणून लोकांची माथी भडकवायची, हे जे नेते आहेत यांच्यावर पण अशी कारवाई व्हायला पाहिजे। एसटी कर्मचाऱ्यांनी 5 महिने सातत्यानं महिलांपासून सर्व आझाद मैदानला बसले आणि त्यानंतर ती लोक 5 महिन्यानंतर आपल्या बंगल्यावर गेली, तर आपण त्यांना 1-1, 2-2 महिन्याचा कारावास दिलाय। आता मी विचारू इच्छितोय की मग ज्याने हे प्रकार केले त्याला किती दिवसाचा कारावास व्हायला पाहिजे, काय शिक्षा व्हायला पाहिजे हे पण तुम्ही सांगा। सातत्यानं महाराष्ट्राच्या बाबत सुसंस्कृत म्हणून सांगणाऱ्या लोकांनी आता आपल्या संस्कृती जपण्यासाठी काय काय करायला पाहिजे, आज सरकारमध्ये ते आहे। और अब खबर अयोध्या से है, जहां चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी हैं। वैसे ही कई पार्टी के राजनीतिक दलों के प्रत्याशी टिकट पाने के चक्कर में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि मीडिया कर्मी के मुताबिक भावी चेयरमैन पद प्रत्याशी ने बताया है कि क्षेत्र की जनता के द्वारा अवसर दिए जाने पर नगर पंचायत भरतकुंड मदरसा से लेकर एक अंडर बाईपास बनाने की उनकी प्राथमिकता रहेगी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या के बाद भारत की तपोस्थली नंदीग्राम भरतकुंड की पहचान विश्व स्तर पर आंकी जाएगी। उन्होंने ये भी बताया कि नगर पंचायत नंदीग्राम भरतकुंड को एक आदर्श नगर के रूप में विकसित किया जाएगा। भरतकुंड आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी अच्छे स्वास्थ्य और व्यवस्था की जाएगी। शुद्ध पेयजल के साथ साथ भरतकुंड को एक अच्छे पर्यटन के रूप में विकसित किया जाएगा। जनता पार्टी इस बार हमको मौका देती है और अपना प्रत्याशी भरतकुंड मदरसा नगर पंचायत से घोषित करती है, तो निश्चित रूप से जो हमारे टॉप के 2-3 चीज़ें हैं, जैसे अंडरपास बनाना मदरसा के अंदर, मदरसा से बाईपास निकालना, भरतकुंड को पर्यटन क्षेत्र के नक्शे पर अयोध्या के बाद नंबर 2 पे ले आना और नगर पंचायत का संपूर्ण विकास करना, अच्छी नालियाँ, अच्छी सड़कें देना, अच्छे वृक्ष लगवाना किनारों से, और नगर पंचायत भरतकुंड मदरसा एक आदर्श नगर पंचायत के रूप में प्रदेश में दिखाई देगा। देखिए, ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की भरत जी की तपोस्थली है और रामराज की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने तभी कर पाए थे जब भरत जैसा भाई था उनके पास, और भरत जी की तपोस्थली होने के नाते तो इसका विकास मतलब कुछ कहना। महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा है कि वो इस तरह के हमलों से डरते नहीं हैं और सभी विपक्षी नेताओं को इसकी निंदा करनी चाहिए। कहा यह भी गया कि मेरे बयान को गलत समझा गया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल की कथित टिप्पणी को लेकर दरअसल पुणे के पिंपरी में शनिवार को उन पर स्याही फेंक दी गई है और अब इस पूरी घटना को लेकर पिंपरी चिंचवाड़ में पुलिस ने अपने 7 कांस्टेबलों और 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। अतिशय दुर्दैवी अशा प्रकारची गोष्ट आहे। खरं म्हणजे त्यांच्या वाक्यातला एखादा शब्द चुकला असेल तरी त्या वाक्याचा आशय घेतला पाहिजे आणि माध्यमांना माझी विनंती आहे की पूर्ण वाक्य दाखवून वाक्याचा आशय न दाखवता केवळ चुकलेला शब्द दाखवणं हे योग्य नाहीये। अर्थात मी काही माध्यमांना दोष देत नाही, पण मला असं वाटतं की जे लोक अशा प्रकारचं कृत्य करतायत, आंदोलन करतायत, त्यांनी ते वाक्य नीट ऐकलं पाहिजे, त्याचा आशय समजून घेतला पाहिजे आणि जो शब्द खटकणारा शब्द आहे त्याबद्दल त्यांनी खुलासाही केला आहे, माफी मागितली। और इस बीच सपा नेता अबू आसिम आजमी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लव जिहाद को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार कर दिया है। कहा गया कि फडणवीस को कुछ किताबें देना चाहते हैं। अबू आसिम आजमी ने कहा कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस लव शब्द से जिहाद को दूर करें। मैं उनका इस पर कुछ अच्छी किताबें उन्हें इस बार भेज कर सकता हूं। जिहाद इन तुच्छ कामों के लिए नहीं है जहां कोई धोखे से किसी को बरगलाकर इस तरह के घटिया काम को अंजाम दे। बता दें कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को कहा था कि उनकी सरकार लव जिहाद पर अन्य राज्यों के बनाए गए कानूनों को स्टडी करेगी, लेकिन प्रदेश में फिलहाल इस तरह का कानून लाने का फैसला नहीं किया गया है।
मगर मैं आपसे पूछूं कि सर, आज तक आपने किसी मुस्लिम जमात या किसी मुसलमान से ये सुना क्या कि जाओ हिंदू लड़कियों से शादी करो और बेटी बचाओ बहू लाओ के नाम से उनका धर्म परिवर्तन करो और जो करेगा ये काम उसको हम 2 लाख रुपए देंगे? आज तक आपने सुना? लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा स्टेटमेंट। आगरा के अंदर कबाड़ी लोग बैठे थे, उनको ले जाकर कहा ये हिंदू बन गए, धर्म परिवर्तन। इस तरह से बहुत सारी लड़कियों, मुस्लिम लड़कियों को जो है हिंदू बनाया गया, शादी की गई। 18 साल की उम्र के बाद सब आज़ाद हैं, कोई भी कुछ कर सकता है। आप ये कानून बनाइए। मैं समझता हूँ कि इससे बहुत सारे परिवार को, उनके माँ बाप को खुशी होगी कि वो अगर हिंदू हैं तो उनके घर में कोई मुस्लिम लड़की ना आने पाए, और अगर वो मुस्लिम हैं तो उनके घर में हिंदू लड़की ना आने पाए। जो उनकी संस्कृति है, जो उनका रवाज है, उससे ख़राब होता है। अब बनाइए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के कानून के ने 18 साल की उम्र के बाद लोगों को आज़ादी दी है, उस आज़ादी को ख़त्म कीजिए, मुझे खुशी होगी। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई शख्स ये बहुत खुश होगा कि किसी और धर्म की लड़की को लाकर शादी की जाए। कानून बनाए, लेकिन ये कानून सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को तंग करने के लिए नहीं बनना चाहिए। आज भी अगर मस्जिद में अजान होती है तो सुबह 6 बजे के पहले और रात को 10 के बाद। लेकिन मैं फडणवीस साहब, मैं आपको एक नहीं लाखों ऐसी मिसालें दूंगा कि जो रात भर कहीं कीर्तन के नाम पर, कहीं और किसी नाम पर पूजा होती है, लेकिन किसी मुसलमान ने उसका कभी विरोध नहीं किया। धर्म सर्वप्रिय होता है, लोग धर्म के लिए अपनी जान देने को तैयार होते हैं। लेकिन आप लोग मस्जिदों के बाहर, मस्जिदों पे अगर लाउड स्पीकर जोर से बज जाए या सुबह 7-6 के पहले, महाराष्ट्र के और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंबई में मन की बात के नाम पर अभ्युदय वात्सल्य नाम की एक फर्जी मासिक मैगजीन बनाकर लोगों को ठगने का मामला सामने आया है। इसमें मैगजीन के मालिक ने मन की बात के अब तक हुए सभी कार्यक्रमों का समावेश कर और साल 2023 में दिल्ली के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों किए जाने वाली झूठी खबर फैलाकर सैकड़ों लोगों से पैसे ठगने का काम किया है। इस मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट ने इस मैगजीन के संपादक और मैगजीन अभ्युदय वात्सल्य के बाकी संपादक समेत करीब 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एक यूनिट 11 के पास कल एक एप्लीकेट आए थे। उन्होंने हमको कुछ माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, इनकी मन की बात जो ये कंसेप्ट है, उसके ऊपर एक सार ग्रंथ बनाने का प्रयोजन, एक मैगजीन जो अभ्युदय वत्सलम, ये मैगजीन के हेड जो है, पूरे संपादक और उनकी टीम, ये सार ग्रंथ बनाने के नाम पे बहुत लोगों से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, ऐसे बेसिक इन्फॉर्मेशन हमको मिली थी। और ये सार ग्रंथ जो पुस्तक बनाने का उनका प्रयोजन था, उनका ओपनिंग ऑनरेबल राष्ट्रपति महोदया उनके हाथ से 2023 साल में करने का। कल रात को पिंपरी चिंचवाड़ में शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर कुछ गुंडों ने स्याही फेंक दी है। इसी घटना के बाद से महाराष्ट्र में राजनीति भी गर्मा गई है और यहां पर एक तरफ कांग्रेस ने इसे गलत बता दिया है, दूसरी तरफ भाजपा नेताओं ने आक्रोश व्यक्त किया है। हालांकि चंद्रकांत पाटिल ने किसी के भी खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करने की बात कही और वहीं भाजपा महिला प्रदेश अध्यक्ष चित्रा बाग ने इस पूरी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। शब्दामागील भावना समजून न घेता सोयीचे अर्थ काढायचे आणि राजकारण करायचं हे महाराष्ट्रामध्ये सर्रास चालू आहे। अहो, छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू फुले, आंबेडकर हे फार थोर व्यक्तिमत्व आहेत आपले, आणि त्यांचा अपमान करण्याचा विचार सुद्धा कुणाच्या मनाला शिवू शकत नाही। आमचे नेते माननीय चंद्रकांत दादा यांनी तो शब्द अनवधानाने वापरला आणि चूक लक्षात आल्यानंतर तात्काळ दिलगिरी सुद्धा व्यक्त केली। दिलगिरी व्यक्त केल्यानंतरही त्यांच्यावरती शाईफेक करण्यात आली। ही तर महाराष्ट्रामध्ये झुंड। इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।